मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के लिए। यदि रसायन विज्ञान की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि सर रसायन विज्ञान में किन बातों का अध्ययन किया जाता है, किन चीज़ों के बारे में रसायन विज्ञान में पढ़ाया जाएगा। यदि हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि जो दूध होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, दही में परिवर्तित होता है। जब भी जो गंदे मैले कपड़े होते हैं वो साबुन से धोने पर या फिर अपमार्जक या डिटर्जेंट से धोने पर वो जो गंदे मैले कपड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। यानी कि जो उनके गंदगी वाले जो कण होते हैं वो वहां से हट जाते हैं और हमें यहाँ पे स्वच्छ वस्त्र प्राप्त होते हैं। अच्छा जी, और भी आपने चीजें देखी होगी कि बरसात का टाइम होता है, यानी कि जब मानसून आता है तब जो लोहे वाली जो चीजें होती है जो छत पर रखी हुई रहती है, जो फिर खुले वातावरण में रखी हुई रहती है, उन पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। उन पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर एक अलग से एक परत जम जाती है और लोहा जो होता है वो क्या हो जाता है, वहां पे बेकार होने लग जाता है। यह सब क्यों हो रहा है, इन सब में कौन सी अभिक्रियाएं हो रही है, ऐसी कौन सी रिएक्शंस हो रही है, इन सब में होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। और इन सभी का अध्ययन हम किस में करने वाले हैं, रसायन विज्ञान में करने वाले हैं। यदि रसायन विज्ञान की बात करें तो सबसे पहला सबसे मूलभूत जो इकाई रहेगी वो हमारी रहेगी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, यदि हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में जानिए। ऐसी कोई सी भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ ना कुछ आयतन घेरती हो, क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। मान लीजिए आपके सामने मार्कर रखा हुआ है, आप इस मार्कर को इस हाथ में रखेंगे तो आपको पता है कि सर इस मार्कर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और यहां पे बेशक यह कुछ ना कुछ आयतन भी यहां पे घेरेगा। कोई सा भी पेन ले लीजिए, कुछ भी वस्तु ले लीजिए, आपके हाथ में मान लीजिए डस्टर यदि रखा हुआ है तो उस डस्टर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और उसने कुछ ना कुछ स्थान वहां पे घेरा होगा। यानी कि आज के बाद हम ये जान सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसी वस्तु जो कुछ ना कुछ द्रव्यमान, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ ना कुछ आयतन घेरती है, क्या कहलाती है भाई मेरे, पदार्थ कहलाती है। तो वह हर वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाएगी और उसका आयतन भी, यानी कुछ आयतन भी वो वहां पे घेरेगी। अच्छा जी, अब यदि बात आती है पदार्थों की तो देखिए सबसे पहली चीज है हमारे पास में मार्कर। ठीक है जी, अब मार्कर को यदि मैं यहां से उठा करके इस हाथ में रख देता हूं तब इसका द्रव्यमान क्या यहाँ पे चेंज हो गया क्या। मान लीजिए मेरे इस हाथ में इस मार्कर का द्रव्यमान 20 ग्राम था, अब जैसे ही मैंने दूसरे हाथ में लिया तब क्या इसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, 20 ग्राम है तो मार्कर 20 ग्राम का ही रहेगा। अच्छा जी, जब ये मार्कर इस वाले हाथ में था तब इसने जितना स्थान घेरा हुआ था इसमें भी क्या उतना ही स्थान घेर रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, स्थान उतना ही घेर रहा है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं अब कि मेरे पास में मान लीजिए कोई पानी का ग्लास है, ठीक है जी, यानी कि एक ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है। अब उस ग्लास में यदि पानी भरा हुआ है, अब उस ग्लास को यदि मैं नीचे कहीं पर उसको पानी को उड़ेल देता हूं, पानी को नीचे वहां पर ढोल देता हूं, तो वहां पे क्या होगा, आप देखेंगे कि सर उसका द्रव्यमान जो है वो तो क्या है यहाँ पे वही है, यानी कि पानी तो उतना ही है, लेकिन पानी का जो आकार है ना, पानी ने पहले ग्लास का आकार लिया हुआ था, अब पानी ने वहां पे जिस जगह हमने डाला है, मान लीजिए बड़े टब में डाल दिया, बड़ी बाल्टी में डाल दिया, टंकी में डाल दिया, तो अब वो क्या करेगा, वहां पे उसका आकार ले लेगा। इसका मतलब हो गया कि विभिन्न विभिन्न पदार्थों के लिए प्रकृति थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण पदार्थों का किया गया है। भौतिक वर्गीकरण में आपको पता है कि भौतिक वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। बचपन की कक्षाओं में आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस। तो यदि पदार्थों की हम बात करें तो 2 वर्गीकरण है, पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रहेगा भाई मेरे रासायनिक वर्गीकरण। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक वर्गीकरण के बारे में। तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, तो आप बोलेंगे ठोस, दूसरी कौन सी रहेगी द्रव, तीसरी कौन सी रहेगी गैस। अच्छा जी, ठोस की यदि हम बात करते हैं, अच्छा जी, ठोस की यदि हम बात करें तो ठोस में, द्रव में या गैस में, सब में क्या उपस्थित होते हैं, तो आप बोलेंगे सर इनमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, कुछ अणु, कुछ परमाणु यहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन यहाँ पे जो तीनों अवस्थाएं होती है वहां पे अणु परमाणु की जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है। यदि मैं बात करता हूं ठोस की, तो ठोस में जो इसके अणु रहते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल आसपास चिपके हुए रहते हैं, यानी कि ये एक अंतर आणविक बल के द्वारा
अंतराण्विक बल के द्वारा ये क्या रहेंगे, एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से चिपके हुए रहेंगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा मतलब इनके बीच में वहां पे आकर्षण होगा, गैप वहां पर नहीं होगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं द्रव की, तो द्रव में क्या होगा कि यहां पर अणुओं के बीच में क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा, और गैप आ गया इसका मतलब ये हो गया कि अणु क्या होंगे, थोड़े से दूर हो जाएंगे। आकर्षण बल तो अभी भी है, लेकिन जब ठोस की बात की गई थी तब वहां पे अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा था, लेकिन यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो अंतराण्विक आकर्षण बल उससे थोड़ा सा कम है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आगे गैस की, तो गैस में क्या होता है, जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, यानी कि अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा दुर्बल होता है। ठीक है जी, यानी कि इसमें गैस में जो अणु रहेंगे वो क्या होंगे भाई, वो पूरी तरह फैले हुए रहेंगे, यानी कि यहाँ पे चिपके हुए नहीं रहेंगे। सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल किसमें, ठोस में, उससे कम किसमें, द्रव में, उससे कम किसमें, गैस में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमने डिवाइड किया है यहाँ पे किसके आधार पे दिया है, यहाँ पे अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पे हमने यहाँ पे इनको 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अच्छा जी, अगले हम बात करते हैं आयतन की। किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की। अच्छा जी, यदि हम ठोस की बात करते हैं तो मान लीजिए ये कोई मार्कर आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है जी, ये मार्कर ठोस है, मैंने क्या बोला, ये मार्कर ठोस है। लेकिन आप बोलोगे सर ठोस है, हम कैसे मान ले ठोस है, ठोस की कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले ठोस के आयतन की, किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, ठोस के आयतन की। अच्छा, इस हाथ में मैंने ये मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर ने जितना स्थान यहां पे घेरा हुआ है, इस मार्कर ने जितना स्थान यहां पे घेरा हुआ है, अब इस मार्कर को मैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाकर के रख दूं, मैं चाहे इसे कहीं पर भी जाकर रख दूं, टेबल पे रख दूं, जमीन पे रख दूं, या फिर कहीं पर भी जाकर के रख देता हूं, ये क्या उतना ही आयतन घेरने वाला है क्या। अब ऐसा तो नहीं है कि ये मार्कर मेरे हाथ में है तो इसने ये आयतन घेरा हुआ है, ठीक है, और इस मार्कर को यदि मैं आपके हाथ में दे दूंगा तो ये मार्कर बिल्कुल ऐसे फैल जाएगा, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि इसके अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही प्रबल है। इस वजह से जो इसके अणु रहेंगे ना वो एक्चुअली गतिशील नहीं रहेंगे, वो क्या होंगे, एक ही स्थान पे कंपन करते हुए रहेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपके हाथ में जाने के बाद फैलेगा नहीं। जिस तरह से आपने देखा होगा पानी तो फैल जाता है, ठीक है, और गैस तो पूरी फैली हुई रहती है, लेकिन ठोस की जब बात आती है तो ठोस में क्या होगा भाई मेरे, ठोस में जो आयतन रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पे निश्चित रहेगा। इस मार्कर को मैं अपने हाथ में रखूं, आपके हाथ में रखूं, या किसी दूसरे के हाथ में रखूं, जमीन पर रखूं, टेबल पर रखूं, हमेशा इसका जो आयतन रहेगा, यानी कि जितना स्थान ये घेरेगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। तो आपको ध्यान रखना है जो आयतन रहेगा भाई वो क्या रहने वाला है, निश्चित रहने वाला है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं आयतन की, किसमें, द्रव में। अच्छा जी, मान लीजिए एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है फिर से। अब उस ग्लास में जो पानी भरा हुआ है, अब उसको यदि मैं, उस ग्लास में जो पानी भरा हुआ है उसको यदि मैं नीचे ढोल देता हूं जमीन पर, तो वहां पर मुझे बताइए कि मान लीजिए 200 ml पानी है, कितना है, 200 ml पानी है। अब यदि मैं उसको जमीन पर ढोल देता हूं तो आप मुझे बताओ क्या वो 200 का 400 हो जाएगा क्या वो 200 का 400 ml हो जाएगा क्या। जवाब आना चाहिए आपकी तरफ से, बिल्कुल नहीं होगा सर। 200 यदि ग्लास में है तो उसको कहीं पर भी जाकर के रख दो, वो 200 ml ही रहने वाला है, 200 का 400 नहीं होगा और 200 का 100 भी वो नहीं होगा। यानी कि जितना उसका आयतन पहले था उतना ही आयतन क्या रहना चाहिए, बाद में भी रहना चाहिए। यानी कि बात यहां से समझ में यह आ रही है कि सर आयतन तो इसका भी क्या होगा, निश्चित ही होगा। यानी कि द्रव के आयतन की बात करें तो द्रव का आयतन भी क्या रहने वाला है बेटा, द्रव का आयतन भी निश्चित रहने वाला है। लेकिन यदि इन सबके विपरीत हम बात करते हैं गैसेस में, यदि हम बात करते हैं गैस में, तो गैस में ये अनिश्चित क्यों हो जाता है, इस बात को समझना। इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर ये निश्चित है ये अनिश्चित क्यों है। बहुत सारे बच्चे इनको रट्टाफिकेशन से पूरी की पूरी टेबल को रट लेंगे, लेकिन वहां पे वो उससे समझ नहीं पाते हैं कि आकार, आयतन, ये सब निश्चित क्यों हो रहे हैं, अनिश्चित क्यों हो रहे हैं। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है, आयतन क्या है भाई मेरे, अनिश्चित है। अच्छा जी, मान लीजिए एक कोई छोटा सा बॉक्स है, उस छोटे से बॉक्स में यदि मैं देखता हूं, उस छोटे से बॉक्स में यदि मैं अगरबत्ती का धुआं वहां पे उसमें पैक कर देता हूं, किसी छोटे से बॉक्स में यदि मैं अगरबत्ती का धुआं पैक कर देता हूं, तब उसका आयतन कितना था, जितना उस बॉक्स का आयतन है उतना ही क्या रहेगा, गैस का आयतन रहेगा।
लेकिन जैसे ही मैं उस डिब्बी को खोल दूंगा, जैसे ही उस बॉक्स को मैं खोल देता हूं, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा धुआं वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगा, पूरे के पूरे रूम में फैल गया। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, आयतन का प्रसार हो गया। आयतन का प्रसार हो गया तो इसका मतलब यह हो गया कि आयतन तो निश्चित होने वाला नहीं है, आयतन क्या आ गया यहाँ पे, अनिश्चित हो गया। और एक और बात आपको जानने को मिलेगी कि सर जब हमने इसको पहले डिब्बे में रखा हुआ था, बॉक्स में रखा हुआ था, तब उसने बॉक्स का आकार लिया हुआ था। जब इसको मैंने डिब्बे में रखा हुआ था तब इसने बॉक्स का आकार लिया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको डिब्बे से निकाला, बॉक्स से निकाला, तो इसने अब कमरे का आकार ले लिया। तो दो बातें यहां से समझ में आ गई कि सर आयतन तो अनिश्चित होगा ही होगा, साथ में इसका जो आकार रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो गैसों के बारे में दो बातें जानने को मिली है, आयतन की बात करें या आकार की बात करें, दोनों क्या होंगे, यहाँ पे परिवर्तित होते रहते हैं, अनिश्चित है, डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे गैस किस में भरी हुई है। अच्छा जी, अब आकार की बात हम करना चाहते हैं ठोस के लिए, द्रव के लिए। आकार की बात करना चाहते हैं ठोस के लिए और द्रव के लिए। अच्छा जी, ठोस के बारे में तो आपको पता ही होगा क्या होने वाला है, निश्चित होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कोई डस्टर है, कोई डस्टर है मेरे पास में, उसका जो शेप होता है वो क्या होता है भाई मेरे, घनाभ होता है। अच्छा, अब उस डस्टर को मैं कहीं पर भी रख दूं वो घनाभ ही रहने वाला है, वो चेंज थोड़ी ना होगा। यानी कि उसका जो आकार रहेगा वो क्या होने वाला है, निश्चित होने वाला है, उसकी जो शेप होगी वो निश्चित होने वाली है। लेकिन यदि हम देखते हैं, ग्लास, वापस से ग्लास लो, पानी फिर से भरो, ठीक है। अब जो ग्लास है उसने किसका आयतन लिया, सॉरी किसका शेप लिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर जो पानी है उसने किसका शेप लिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर पानी ने शायद यहाँ पे ग्लास का शेप लिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसी पानी को मैं, जो ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसी पानी को यदि मैं टंकी में डाल देता हूं या फिर अपने पेट में डाल लेता हूं, तो वो क्या करेगा, टंकी का आकार ले लेगा, पेट का आकार ले लेगा, या फिर कोई बड़े बर्तन में रख देता हूं तो वो उसका आकार ले लेगा। यानी कि जो द्रव होता है उसका आकार भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। किसकी भांति, गैस की भांति। गैस में भी क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, इसमें भी आकार क्या हो जाएगा भाई मेरे, अनिश्चित हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ठोसों में आयतन आकार दोनों निश्चित होते हैं, द्रव में आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। लेकिन यदि बात आती है गैस की, तो वहां पे आयतन हो आकार हो अनिश्चित ही होगा। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो ठोस में आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मार्कर ले लिया, सोना ले लिया, लोहा ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है जी। और यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे द्रव का, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको पता है, द्रव का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, पानी, ठीक है जी। तो पानी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे गैस की, तो गैस को बताइए आपको, H2 गैस हो गई, O2 हो गई, पानी। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा सर पानी तो यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल है, लेकिन जो यहाँ पे पानी है वो कौन सा वाला है, तो आप बोलेंगे सर ये यहाँ पे वाष्पित है। क्या है ये, वाष्प है। यानी कि जो यहाँ पे पानी भरा हुआ है वो कौन सा वाला है भाई मेरे, वाष्प वाला पानी है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लिख लीजिए यहाँ पे वाष्प, जो वेपर बनती है वो वाला यहाँ पे पानी है। पानी को गर्म करने के बाद में उड़ने लग जाता है ना, वही वाला पानी यहाँ पर है, ठीक है जी। तो पानी से भी आप समझ सकते हैं कि सर इसके ठोस अवस्था क्या रहेगी, बर्फ रहेगी। अच्छा, पिघलने के बाद में क्या बन गया, द्रव बन गया, और उसको और ज्यादा गर्म कर देंगे, यानी कि और ज्यादा पिघला देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा वहां पे, वाष्प में, यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सब था किसके बारे में, भौतिक वर्गीकरण क्या होता है पदार्थों का। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।